हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। और ये हमारी पहली क्लास है, आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो जीके यहाँ से बहुत अच्छे से हम कवर कर लेंगे विद डिटेल। तो कंप्लीट वीडियो को देखना आप, और क्वेश्चंस अच्छे लगे, डिटेल्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो के क्वेश्चंस कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो उन्होंने किसने की है यह सत्यशोधक समाज की स्थापना, हमें बताना है। और कब की है ये भी आपको याद ही रखना है कि 1873 में 1873 में इस जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। और कितनी तारीख को की गई ये भी आपको पता होना चाहिए, 24 सितंबर, ठीक है, 1873 ये आएगा इसका कि 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। और उन्होंने यहाँ पर किसको कहा गया है? ज्योतिबा फुले को, गोविंद राव फुले को, या गोपाल हरि देशमुख को, या फिर सावित्री बाई फुले को। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ये आपको पता होगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर, ज्योतिबा फुले। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसके, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चंस बन जाए तो आप वो इजीली सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पर जो है ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा यह स्थापित एक पंथ है। क्या है यह? एक पंथ है, सत्यशोधक एक पंथ है फ्रेंड्स। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य था शूद्र और अस्पृश्य जाति, जो शूद्र नीच जाति है, शूद्र और अस्पृश्य जो जाति है, अस्पृश्य जाति, उन लोगों को मुक्ति दिलाना था, उन लोगों को विमुक्त करना था। ठीक है, किस चीज से विमुक्त करना था? ब्राह्मणों की शोषणकारी नीतियों से मुक्त कराना इसका कार्य था। और उन्होंने हर व्यक्ति को विश्वास दिलाया और समझाया कि सब ईश्वर की संतान है, यानी सब इक्वल हैं। तो यहाँ पर यह इसका उद्देश्य रहता है, आपको याद रखना है उद्देश्य क्या है इसका, शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करवाना ब्राह्मणों की शोषणकारी नीतियों से, ये इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 2, देवप्रयाग में भागीरथी खालिस्तान से मिलती है। तो देवप्रयाग में जो भागीरथी है वह खालिस्तान से मिलती है। किससे मिलती है? तो कोसी से, यमुना से, या अलकनंदा से, या धारधरा से। तो यहाँ पर धारधरा भी नहीं रहेगा, कोसी भी नहीं रहेगा, यमुना भी नहीं रहेगा। देवप्रयाग में जो भागीरथी वह अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, और अगर हमने यहाँ पर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा की बात कर ही ली है तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, जो भागीरथी है और अलकनंदा है इसका उद्गम, भागीरथी जो गंगा नदी है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलने से बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर होता है। और इसकी मुख्यतः अगर पूछ लिया जाए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसकी मुख्य प्रधानता जो भागीरथी है, ये जो भागीरथी है वो गढ़वाल में गोमुख नामक स्थान पर, हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? गंगा निकलती है। और गंगा नदी, भागीरथी ही गंगा को बोलते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिल जाती हैं वहाँ गंगा का उद्गम हो जाता है। ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अलकनंदा इस संगम के बाद जो अलकनंदा है वह नाम समाप्त होकर इसका नाम क्या हो जाता है? भागीरथी अलकनंदा से हटकर इसका नाम गंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है, याद रखना है। और भागीरथी नदी कहाँ पर है यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर भागीरथी नदी के बारे में पूछ लिया जाए तो भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। यह जो नदी है यह है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी
उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, ये एक जिला है उत्तरकाशी, यहाँ पर है भागीरथी, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में। ये आपको पता लग गया यहाँ पर। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो गंगा नदी है, गंगा नदी पर कौन कौन से बांध है। गंगा नदी पर 3 प्रमुख बांध है। एक तो फरक्का बांध, ये फरक्का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में आ जाता है। फरक्का बांध कौन सी नदी पर है, तो फरक्का बांध है गंगा नदी पर। और कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिमी बंगाल में है फरक्का बांध, और जो कि गंगा नदी पर बना है पश्चिमी बंगाल में। और टिहरी बांध है दूसरा, है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह भी गंगा नदी पर बना है टिहरी बांध, और यह उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड के टिहरी जिले में। उत्तराखंड के टिहरी जिले में। ठीक है, याद रखना है, उत्तराखंड के टिहरी जिले में है टिहरी बांध। और एक तीसरा बांध है भीमगोड़ा बांध। ठीक है, भीमगोड़ा बांध। और यह कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी पर बना हुआ है भीमगोड़ा बांध, और यह उत्तराखंड के कौन सी जगह पर, हरिद्वार जिले में। हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार जिले में है यह भीमगोड़ा बांध। तो आपको तीनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। जो गंगा नदी है, यहाँ पर फरक्का बांध है, और टिहरी बांध है, और भीमगोड़ा बांध है। ये 3 प्रमुख बांध है, गंगा नदी पर बने हैं। और जो ये फरक्का बांध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिमी बंगाल में बना है। और टिहरी बांध है, ये उत्तराखंड के कौन से जिले में, मैंने बताया था, उत्तराखंड के टिहरी नाम है, तो टिहरी जिला याद रह जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी जिले में यह बना है। और भीमगोड़ा बांध उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बना है। ये हो गया गंगा से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करवा दिए हैं फ्रेंड्स। और भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ अभी करते करते इनको क्वेश्चंस को, कि जो है गंगा नदी है, यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल से होकर बहती है। किससे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार और एक पश्चिमी बंगाल, ये 4 राज्य हैं। इन राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। और मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक, कौन से शहर से, मुर्शिदाबाद शहर से हुगली नदी तक, मुर्शिदाबाद शहर। ठीक है, यहाँ से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी है। क्या है, गंगा का नाम कौन सा है, मुर्शिदाबाद शहर से हुगली नदी तक गंगा का नाम क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए, भागीरथी है। गंगा का नाम भागीरथी है, मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक। उसके बाद हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी हो गया। हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली रख दिया गया। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से मैंने बहुत अच्छे से इसको गंगा के जितने भी डीपली नॉलेज थी आपको मैंने यहाँ पर बता दी है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत सारे गंगा से रिलेटेड, तो यहाँ सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, तो कौन करता है, यहाँ पर आंसर ही बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि हम बहुत सारा टाइम सेकंड क्वेश्चन पर लगा चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा सी आंसर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्गीय प्राधिकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए, भारत की अंतर्देशीय जो जलमार्ग होते हैं हमारे, उनके विकास और रखरखाव प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। और जो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, 27 अक्टूबर 1986 में। ठीक है, 27 अक्टूबर 1986 को इसको बना दिया गया था, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्गीय प्राधिकरण, 27 अक्टूबर 1986। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, यहाँ पर अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया था वासुदेव के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, या मेगस्थनीज के द्वारा, या विशाख दत्त के द्वारा। तो यहाँ पर कौटिल्य के द्वारा जो है यह बनाया गया था अर्थशास्त्र। ठीक है फ्रेंड्स,
अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। और जो यह ग्रंथ है, इसमें यह संस्कृत का एक ग्रंथ है और इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। तो ये हो गया इसकी डिटेल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। केवल 10 मिनट की जैसे कि क्लास रहती है, हमारा ज़्यादा टाइम 2 क्वेश्चन पर लगा था क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा वो। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना कैसे क्वेश्चन आपको लगे। और 5 क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्केल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है और जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है। तो यह क्या होता है? यह क्रिकेट का मैदान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? गिरफ्तारी और जो निरोध है यानी रक्षा करना है उससे, उसके संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22 इसका आंसर रहेगा, अनुच्छेद 22। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में खालिस्तान में मनाया जाता है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान की विवाहित जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर, कौन सा त्योहार? गणगौर का वार्षिक त्योहार है, वर्ष में एक बार मनाया जाता है। हिंदू माह में, हिंदू महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में? चैत्र महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 2020 का यही क्वेश्चन अपने पेंडिंग है, 3 फटाफट से कर लेते हैं इनको। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2020 का ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? जो 2020 में पैरालंपिक हुए थे और उसमें सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक है वह किसके द्वारा जीते गए थे? चीन के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा या ग्रेट ब्रिटेन या रूस के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक इस टाइम पर जीते गए थे पैरालंपिक के ग्रीष्मकालीन में 2020 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? अप्रत्यक्ष कर, टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष टैक्स दो दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष है। तो ऐसा जो टैक्स है वो है जीएसटी। क्या है? जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। और जो कि अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछी गई थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, खालिस्तान और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये है बचत। ठीक है, बचत जो है ये आएगा इसमें। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, जो कि हमारे घर में जितना भी हम यूज करते हैं, और खालिस्तान बचत और आयकर के लेखन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है, ये होता है बचत। आ गया, ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बच गए, एक जीके के जो क्वेश्चन आते हैं, जीके के जो क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं एसएससी जीडी में, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 में से 10 क्वेश्चन इस क्लास में हो गए हैं। 10 क्वेश्चन हम शाम को 8 बजे वाली क्लास में करेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो में ऐसे ही। और जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।